अगर आप गाड़ी रोड के ऑपोजिट साइड चला रहे हो, मतलब गलत साइड पे चला रहे हो और उल्टा चला रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका सर फट गया और वो हॉस्पिटल गया, एफआईआर रिपोर्ट हो गई, सब कुछ, उसको क्लेम नहीं मिलेगा। सो पीपल आर अनअवेयर। और ये ना लोग है ना लॉन्ग टर्म में समझ ही नहीं पाते कि कितनी बड़ी पावर है कंपाउंडिंग। स्मॉल कैप में शुरू में 40 लाख रुपए डाला है और ये 20 साल चल गया, तो आप सोचो 40 लाख रुपया 6.5 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो ये मैजिक हम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू संजय जी, आप हमारे साथ एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो और ये पॉडकास्ट का टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस, जो आई थिंक एज ए टॉपिक आपके भी बहुत करीब है, मेरे भी बहुत करीब है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस में जितना मैंने देखा है, लोग एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हर किसी को देते हैं। क्या वो सही है या फिर सभी के लिए एक इंडिविजुअल सेट ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए? देखिए, जब आपकी सिचुएशन यूनिक है, जब आपके इनकम यूनिक है, एक्सपेंसेस यूनिक है, आपके डेट्स यूनिक हैं, आपके पे आउट्स यूनिक हैं, आपके प्रेफरेंसेस यूनिक हैं, तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो सेम हो? सोल्यूशन का आउटलाइन जो है वो आपके हिसाब से हो सकता है। प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली, क्योंकि एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आप बेसिकली फिर कर सकते हो। जैसे आप टी शर्ट खरीदने गए तो आपको एक पैटर्न पसंद आ गया, वो 40 में भी अवेलेबल है, 42 में भी अवेलेबल है, 44 में भी अवेलेबल है। तो ऐसा तो नहीं है ना आपको 40 की दे देंगे जब आपका साइज 42 है। तो थोड़ा उस हिसाब से आपको एडजस्ट करते रहना पड़ता है। बट हमारे यहाँ ना जितने भी फाइनेंशियल प्लानर्स भी है ना, मैंने नोटिस किया वो ज्यादा गोल बेस्ड बातें नहीं करते, वो प्रोडक्ट बेस्ड बातें करते हैं। सो इसको हम कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच, whereas the approach should be outside in. व्यक्ति के पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ हिज इनकम, एक्सपेंसेस, नेटवर्थ, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब जानने के बाद, फिर उसके गोल्स जानने के बाद फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपको पर्सनली कब पता चला कि हमको अप्रोच आउटसाइड इन रखना चाहिए ना कि इनसाइड आउट? सी आई हैव डन माय सीएफए, तो सीएफए में तो हमें सिखाया गया गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। करेक्ट। तो हम लोग को तो लेवल 3 में पूरा हम प्लान बनाते थे कि एक व्यक्ति आया, एक ओल्ड आदमी आया, उसको अपना इनकम, उसको पैसिव इनकम चाहिए, उसको रिस्क ज्यादा नहीं लेना, उसका रिस्क कितना होगा, वो कौन से प्रोडक्ट में डाल सकता है। तो हम लोग को तो दिस वाज टॉट टू अस, हमें प्रॉपर्ली सिखाया गया था। सिंस आप ये बात कर रहे हो, मेरे पास एक दो केस स्टडीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और उनकी सिंस ये पर्सनल केस स्टडीज है तो उनके लिए एक पर्सनलाइज सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप मुझे उसमें हेल्प करेगा। तो पहली प्रोफाइल है करीबन एक फीमेल है जिनकी एज 26 के आसपास है। उनका मंथली इनकम कुछ 2.5 लाख जितना आता है। 4 मेजर गोल्स हैं उनके। एक है कि एक इमरजेंसी फंड बनाना अच्छा, सेकंड है एनुअली ट्रिप्स लेने हैं, एंड ट्रिप्स भी अच्छे फॉरेन कंट्रीज में लेने हैं, तो कुछ 4 से 6 लाख के ट्रिप्स होंगे वो। एक 50 लाख का घर का डाउन पेमेंट करना है 5 to 6 years डाउन द लाइन। ठीक है। तो इमीडिएटली नहीं करना है, बट 6 साल उनको वेट करना है, उसके बाद घर खरीदना है 32 साल या 33 साल की उम्र में। और रिटायर होने की एज जो उन्होंने सोच रखी है अभी, करंटली वो 26 है, रिटायर होने की एज उन्होंने सोच रखी है 45, दैट इज 19 years फ्रॉम नाउ। ठीक है। सो इसको कैसे वर्क कर सकते हैं? एंड टू सिंस उनको खुद को ये रियलाइज हो गया था कि मुझे 19 साल में रिटायर होना है तो सेविंग्स करना जरूरी है, तो 11 लाख का कॉर्पस अभी करंटली बिल्ड भी कर लिया है। ठीक है, वेरी नाइस। सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट फॉर हर, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी हम डिस्कशन करेंगे। सिंस ये एक पर्सनल गोल की तरफ होगा तो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट भी बताते हो तो शुड नॉट वर्क आउट इन दैट वे। ठीक। तो ऐसा कुछ इसके लिए सोल्यूशन आप होते तो आप क्या देते? तो आपने तो यार अच्छी खासी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी, सीएफए में भी टाइम लगता था ऐसा जवाब देने को। तो गिव मी 20 मिनट्स, मैं थोड़ा इसको वर्क करके आता हूँ। ओके, आई एम बैक। तो ये मैंने बनाया 3 गोल्स ब्रॉडली, मुझे समझ आए। इमरजेंसी फंड तो मैंने गोल नहीं लिया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 11 लाख रुपए आपने बताया मेंशन्ड है। करेक्ट। एक चीज जो आपसे मैंने ऑफ कैमरा पूछी थी वो था कि आपने मुझे बताया कि उनका एक्सपेंस करीबन 50,000 अ मंथ है। ओके। तो 50,000 अ मंथ जो है वो आपने बताया, तो आप समझ लीजिए 11 लाख इज मोर देन इनफ एज अ क्या कहते हैं इमरजेंसी फंड। एंड यू आल्सो सेड दैट शी इज सिंगल, तो अभी उनको पे कोई इस तरह की लायबिलिटी नहीं है। तो अगर हम ये देखें तो 3 बड़े गोल्स अब बनते हैं उनके, और 3 बड़े गोल जो बनते हैं, पहला गोल है उन्होंने कहा वेकेशन एवरी ईयर करना है मुझे, और अच्छा वेकेशन करना है। तो हमने 3 लाख रुपए का अमाउंट उसमें सोचा है, और 25,000 रुपए की इसमें हम आरडी सजेस्ट कर रहे हैं। आरडी क्या होगा? रेकरिंग डिपॉजिट। ओके। एफडी के फॉर्म में रेकरिंग डिपॉजिट करा जा सकता है। और क्या है, मैं आपसे 2-3 चीजें बताता हूं। जब भी गोल बहुत शॉर्ट टर्म होता है ना, तो गोल में कभी भी आप इक्विटी नहीं डाल सकते। एंड दिस अ वेरी स्क्वीज्ड गोल, एवरी ईयर का गोल है। करेक्ट। तो कहीं भी इक्विटी डाली और कहीं मार्केट ऊपर नीचे हो गई तो फिर हो गया कल्याण। ओके। पर तो जैसे दुनिया भर डिपॉजिट्स के अगेंस्ट बोलती रहती है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो बहुत गलत धारणा है। डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने में, रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे को सेफ रखने में।
क्योंकि सिर्फ कभी कभी ग्रोथ नहीं, कैपिटल प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एंड जब ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होती है, हम कभी रेकमेंड नहीं करते कि आप इक्विटी की तरफ जाओ। और गोल के लिए कैसे है, जैसे वेकेशन एवरी ईयर इज नॉट अ नीड, मतलब मेरे को जितना लगता है कि अचीव हो गया तो वेल एंड गुड, पर इस केस में उनका थोड़ा जब डिस्कशन हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे नीड जैसे साउंड हुआ। तो अगर ये मेरी मान लीजिए नीड नहीं होती, मैं चाहता हूँ कि मेरा हर साल वेकेशन हो जाए, पर कभी कभी नहीं भी हो तो चलेगा, तो इन दैट केस में इक्विटी ले सकता था ये केस में? हाँ देखिए, फिर इन दैट केस वो क्वांटम को हम 3 लाख से कम कर देते, 1.5 लाख कर देते। ओके, तो उस हिसाब से ये आरडी का अमाउंट जो है 25,000 की जगह हो सकता है 12,500 हो जाता। और इसको क्योंकि हर साल उनको वेकेशन चाहिए और हर साल कॉस्ट एस्केलेट करेंगे, तो हमने 7% का एस्केलेशन पकड़ा है। ठीक है। तो पहले साल जो है आरडी का अमाउंट 25,000 आ रहा है, फिर उसके हिसाब से 7% बढ़ेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद गोल 2 था उनका, होम लेना है उनको, 50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना है, तो उसकी हमने वर्किंग करी है। और 7% पर एनम का हम एनुअल इंक्रीमेंट पकड़ते हैं। देखिए बहुत लोग 10% बोलते हैं, मैं 10% के अगेंस्ट हूं। 10% के इसलिए अगेंस्ट हूं बिकॉज जब आपकी इनकम्स बहुत बढ़ जाती हैं, तो एट दैट टाइम 10% इंक्रीमेंट लेते रहना बहुत मुश्किल है। सो फॉर समबडी हु इज ऑलरेडी ड्रॉइंग 3 लाख रुपीज अ मंथ, उसके 330 होना, फिर उसके बाद 330 के बाद उसके हिसाब से 33 बढ़ना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट इंक्रीज योर इनकम। तो आई थिंक 7% एक फेयर रीजनेबल असम्पशन है जो आप ले सकते हो। तो 7% हमने ये अज्यूम किया, हमने 6 साल का ड्यूरेशन पकड़ा है। तो इसमें जो हमें एसआईपी, स्टार्टिंग एसआईपी मिल रही है कि उनको करनी चाहिए, वो 40-41 हजार रुपए के आसपास की बन रही है। 15 लाख डालेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट 35 लाख रुपए डालेंगे और 15 लाख का प्रॉफिट होगा जो उनकी इन्वेस्टमेंट है। जो इसके पीछे आपके असम्पशंस क्या है? मेरे असम्पशन ये है कि वो हर महीने पैसा डालेंगे, 41,000 से स्टार्ट करेंगे, 7% एस्केलेट करेंगे, और कुछ एक बास्केट है फंड्स का जो इनको करीबन 12% के आसपास, 11-12% के आसपास का रिटर्न देगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है इसलिए हम इक्विटी। यस, ये ड्यूरेशन 6 साल की है, तो 6 साल का ड्यूरेशन एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन माना जाता है, तो उसमें एक रीजनेबल इक्विटी का प्रोपोर्शन डाला जा सकता है। और 6 साल उतना भी लॉन्ग टर्म नहीं है कि आप स्मॉल कैप मिड कैप पे बहुत एक्सपोजर ले लो, तो आप इसमें हाइब्रिड पे एक्सपोजर्स ले सकते हो। तो हाइब्रिड क्या होता है, 35% डेट में डाल देते हैं, तो डेट में डालते तो सिक्योर, रीजनेबली सिक्योर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हमने बनाया। और फिर जो उनका 20 साल का प्लान था कि मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, जो उनका रिटायरमेंट प्लान था, तो उसको हमने थोड़ा अग्रेसिव बनाया। तो आप यहां देखेंगे कि 20 साल में उनका स्टार्टिंग एसआईपी 61,000 और 7% एनुअल इंक्रीमेंट है, 20 साल का है। तो उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 3 करोड़ है, और 3 करोड़ के अगेंस्ट उनको 10 करोड़ बनेगा, यानी 7 करोड़ का वो प्रॉफिट लेके जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो 20 साल कर रही है और इसमें ज्यादा फोकस हमने स्मॉल एंड मिड कैप में रखा है, और उनका रिटर्न इसमें बेटर हुआ है। तो अगर हम देखें तो पहले साल जो इनकी एसआईपी बनती है या अमाउंट बनता है जो उनको डालना है, वो डालना है 1.25 लाख, 1,26,770। एक 26 इनका एसआईपी और 50,000 इनका खर्चा था। हाँ। तो अभी भी जो कमाई हो रही थी 2.5 लाख रुपए की, हाँ, उसमें से भी 30-40 हजार रुपए बच जाएंगे, व्हिच इज वेरी गुड। ठीक है, या तो वो नया गोल कुछ रख ले या उसको डालते रहे किसी लिक्विड फंड में। क्यों, देखिए हर चीज ओवर यूटिलाइज भी करने की जरूरत नहीं, नहीं मेरा आखिरी पेनी तक मेरे को यूज करना है। ठीक है, हाँ, उनको अब क्या वो 2 चीजें कर सकती है, या तो एक नया गोल सेट कर ले, तो या तो वो 6 साल को 5 साल कर दे, तो हो सकता है इसमें 5-6 हजार रुपए एसआईपी की क्वांटम बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर वो कहते ठीक है यार, मैं इतना ज्यादा नहीं, मेरे गोल्स ये हैं, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती। शी इज बेसिकली वर्किंग एज ए फ्रीलांसर, तो उनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनको ये सब देखना है। तो पहले साल में 1,26,000 है, फिर 7% बढ़ गया, तो दूसरे साल में जो टोटल एसआईपी आती है वो 135 पर मंथ आती है, फिर ये 145 हो रही है। उनकी इनकम भी मैंने अज्यूम किया 7% बढ़ती रहेगी, 155, 166, 177। अब यहां कम हो गई क्योंकि एक गोल अचीव हो गया, तो अब उनके पास नया गोल बनाने का यहां पे स्कोप आ गया। तो नाउ शी कैन से अच्छा मुझे नया गोल चाहिए। अच्छा, अगर वो कहती है नया गोल नहीं चाहिए और घर के डाउन पेमेंट हुई है पर अभी ईएमआई आनी है, तो वो ईएमआई इधर से निकल जाएगी। तो अब उनके पास यहाँ पे अच्छा गैप हो चुका है। तो बेसिकली अगर इसको हम कंसल्ट कर रहे हैं या फिर कोई अपना पर्सनल फाइनेंस का ऐसे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो रिविजिट करना बहुत जरूरी हो जाता है। एवरी ईयर रिविजिट करना। भाई देखो, आप बॉडी का हेल्थ चेकअप हर साल कराते हो, लोग अपने बर्थडे पे कराते हैं, मैं अपना बर्थडे पे कराता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगले साल नहीं कराएंगे, राइट। तो जैसे आप बॉडी का हेल्थ चेकअप कराते हैं, आप अपना कोई भी मतलब आप रूटीन्स कराते हैं, तो ये भी एक रूटीन है, इसको भी आपको करना पड़ेगा। भाई आपके पैसे की बात है, अगर आपका 1 साल आपने कुछ एक्शन नहीं लिया और उसकी वजह से डिसीजन गलत हो गया, तो इट विल कॉज यू अ लॉट ऑफ डैमेज। तो इसलिए ये करना जरूरी है। अब यहाँ पे इनका गोल शिफ्ट हो गया, तो वापस अब देखिए इनके पास स्कोप आ गया। अब ये 20वें साल तक 3,10,000 रुपए की एसआईपी पे आ गए। अब नाउ शी हैज टू डू नथिंग, शी विल बी सिटिंग ऑन 10 करोड़ रुपीस ऑफ कॉर्पस हियर एट दिस पॉइंट। प्लस बीच में जो सेविंग करने का और स्कोप बढ़ गया, वो अलग है, वो अलग है। उसमें क्या गोल वो लेके आती हैं नए तरीके से, क्या वो करती हैं, दैट इज हर चॉइस। तो सबके केस में थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना सही होता है। बिल्कुल होना चाहिए, मतलब वो किस हद तक होना चाहिए? 20%? मेरे हिसाब से 10% से 10% भी रहेगा तो काफी है वो। और इस केस में तो हम थोड़ा ज्यादा हो गया, अपने आप ही हो गया, बिकॉज़ शी डजंट हैव अ गोल। राइट, ठीक है, शी डजंट हैव अ गोल कि मेरे को और भी कुछ करना है। तो ठीक है, समटाइम्स यू अर्न सो मच, इतना ज्यादा आप कमा लेते हो,
कि आपको यूटिलाइज नहीं होता, आपको हमेशा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को सारा ही पैसा कहीं डिप्लॉय करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पे तो अपनी या तो एसआईपी का क्वांटम बढ़ा दो, 10 करोड़ की जगह आप सोचो मेरे को 15 करोड़ चाहिए, या घर मेरे को 6 साल की जगह 5 साल में चाहिए, 3 लाख की वेकेशन की जगह 5 लाख की वेकेशन कर लो, या एक नया गोल डाल दो, गाड़ी डाल दो कि मेरे को गाड़ी भी खरीदनी है 20 लाख की, लाइफस्टाइल अपग्रेड भी कर लाइफस्टाइल अपग्रेड कर दो, बट स्ट्रेटेजिकली करो, राइट विद अ प्लान करो। राइट। एंड इसमें आपने फॉर एग्जांपल जब हम इससे बात करें फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पर्सन से, तो इनके भी हम जब भी बजटिंग की बात करते हैं तो कुछ नीड्स वांट्स के रूल्स बताते हैं। तो जो ये खर्चा भी कर रही है अभी 50,000 80,000 1 लाख रुपए, तो उनको अगर हमको इस चीज़ पे बताना हो कि आप इतना पैसा अपने नीड्स पे खर्च करिए या फिर इतना पैसा अपने वांट्स पे खर्च करिए, तो वो फ्रेमवर्क कैसे वर्क करेगा? मतलब 50-30-20 का रूल आई थिंक सबको पता है, इंटरनेट पे ओवर स्प्रेड हो गया ये, लेकिन सिंस अगेन पर्सनल है ये, तो हाउ विल वी एडवाइस हर? देखिए 50-30-20 ना, मुझे लगता है कि एक तनख्वाह जहां 50,000 के आसपास है ना, 50-60,000 के, आई थिंक वहां तक ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपकी तनख्वाह बहुत बढ़ जाती है ना, तो हाउ कैन यू पुट 50% ऑन नीड्स? अगर आपकी तनख्वाह जैसे इनकी 3 लाख 2.5-3 लाख है, कहाँ 50% आपको नीड्स की जरूरत ही नहीं है। 1.25 लाख रुपए तो नीड्स हाँ, 1.25 लाख है, हो ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। राइट। तो उसके बाद ना फिर ये प्रपोर्शंस काम नहीं करते। ये प्रपोर्शंस जिनके टाइट बजट्स होते हैं ना, जिनको पता है यार मैं तो खर्च ही नहीं कर सकता, या फिर मैं मेरे पास स्कोप ही नहीं बच रहा। जैसे हमने एक केस देखा जहां पे 40,000 की तनख्वाह थी, और हमने इसको कोर्स में डिस्कस किया बहुत डिटेल में, जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स लेके आ रहे हैं, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि 40,000 की तनख्वाह थी और उसमें 67% नीड्स में था और सिर्फ 16% सेविंग हो रही थी और बचा हुआ वांट्स में था। तो हमने क्या कहा कि ठीक है, अब नीड्स को तुम चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि तुमने ईएमआई का बर्डन ले लिया है, तो एक काम करो, ये जो तुम्हारा सेविंग्स है ना उसको 20 ले जाओ और उसके लिए वांट्स में कॉम्प्रोमाइज करो। तो वांट्स में 1,400 रुपए महीने या 1,300 रुपए महीने का कुछ कॉम्प्रोमाइज था, वो बाद में पता चलेगा जब हम उसके अंदर शीट्स देखेंगे। तो वो 1,300-1,400 में फिर आदमी पीछे जाके बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ना 4,000 रुपए गोइंग आउट है मेरा, तो लेट मी रिड्यूस दैट बाय 1,000 रुपीज या फिर 500 रुपए से मैं इसको कम करता हूँ, मैं सिगरेट्स इतनी पीता हूँ, मैं 200 रुपए से इसको कम करता हूँ। तो कुछ वो फिर स्ट्रेटेजिकली सोचेगा। उन लोगों के लिए 50-30-20 रूल वर्क्स, बट फॉर पीपल हु आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, आई डोंट थिंक सो ये सबके लिए अगेन वही 42 साइज 40 साइज वाला हिसाब। तो कुछ बजटिंग का शीट है आपके पास जो इसमें हम डिस्कस कर सके फॉर अदर पीपल? बिल्कुल दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर। एक मिनट, अब ये हमारी मेन शीट है, मतलब देखिए ये जो है वो बजटिंग की हमारी शीट है। ओके, तो इसमें क्या रेचर है, क्या कैटेगरी है, क्या सब कैटेगरी है, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं हम, और ये हमारे कोर्स में हम दे देते हैं, एज अ टूल दे देते हैं। और ये वही शीट है जो हम लोग सुपर एचएनआईज के लिए भी यूज करते हैं। सबकी फंड प्लानिंग इसी बेसिस पे होती है, क्योंकि देखो रूल सेम होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर किसी का साइज मेजर करना है तो साइज मेजर करने का सिस्टम तो वही रहेगा ना, वो तो वही इंची टेप से होगा, वो चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी। अमाउंट चेंज हो जाएंगे, अमाउंट चेंज होते हैं, सिस्टम्स चेंज होते हैं। फिर ये बजट की समरी बनती है कि उसका नीड्स वांट्स क्या है, उसका फिक्स पीरियोडिक और वेरिएबल क्या है। लोगों को यही नहीं पता, उनके पास उनके पीरियोडिक एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का प्रीमियम है, पीरियोडिक है, इट इज नॉट एवरी मंथ। तो उसको कैसे सेव करें, उसको कैसे हम बचा के रखें कि अचानक से उस दिन मेरे को 6,000 का प्रीमियम देना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने डिस्कस किया हमारे पूरे कोर्स में। एंड देन हमने ये बजट का डिटेल है, और ये बजट का जो है आप देख सकते हैं कि एक समरी आ जाती है। इसमें इनकम के भी सारे सोर्सेज अपन ने ऐड कर लिए। बिल्कुल, हाँ, इनकम का भी हमने ये बनाया, देखिए बजट में यहीं पे राइट हैंड साइड पे ये इनकम आ जाता है कि सैलरी है, फ्रीलांसिंग है, बिजनेस है, रेंट है, कैपिटल गेन है, डिविडेंड्स है, कोई और फॉर्म जो भी पॉसिबल इनकम सोर्सेज है अपन ने। हाँ, अगर अदर है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम है तो आप डाल दीजिए उसमें। एंड उसमें भी फिक्स्ड वेरिएबल है कि ये तो आनी है, ये हो सकता है आना है। तो हमने काफी डिटेल में इस शीट को बनाया और सिंपल बनाया ताकि एक नॉर्मल लेमन भी इसको आराम से डाल सके। और इसको बाद में हमने, अच्छा अब यहाँ क्या है, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दे रहा था, तो यहाँ इसकी सेविंग्स 16.6% हो रही थी, ठीक है। तो हमने कहा कि टारगेटेड कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। अब वो कहता है नहीं जी, मैं तो और अग्रेसिव होना चाहता हूं, मैं 25 करना चाहता हूं। तो ऑटोमेटिकली ये जो वांट्स वाला सेक्शन है वो और कम हो गया। अब मुझे 3,350 रुपए वांट्स से बचाने, जो वांट्स इस टाइम पे 6,700 चल रहा है, उसमें से 3,350 बचाने। सो मैं आई विल गो बैक टू माय बजट एंड आई विल से ओके फाइन, कहां है मेरे वांट्स, सब्सक्रिप्शन है 400 रुपए का, तो इसको मैं 300 कर देता हूं। ये वाला वांट्स या दोस्त से नेटफ्लिक्स ले लेते, या पासवर्ड शेयरिंग, आई डोंट नो वेदर अलाउड नॉट, तो नॉट अ रिकमेंडेशन। तो सिगरेट विगरेट पी रहा हूँ 500 रुपए की, 4,000 रुपए का खाना खा रहा हूँ बाहर जाके, 1,800 रुपए की ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके के इसमें आपको बहुत क्लैरिटी के साथ पता चल जाता है मेरा गोल क्या है। वंस यू हैव अ गोल देन यू कैन वर्क अराउंड इट। सो आई थिंक दैट इज द केस। आपने एक बीच में वेरिएबल एक्सपेंस की बात की, विच वाज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आज भी इंडिया में बहुत मिससोल्ड हुआ है, लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की पॉलिसीज ली हुई जो कि शायद उनके गोल्स से अलाइन भी नहीं होती। तो क्या क्या गलतियां की है लोगों ने इंश्योरेंस खरीदते टाइम, और अगर किसी को बाई करनी है
तो कैसे बाय करनी चाहिए और क्यों बाय करनी चाहिए? देखिए, पर्सनल फाइनेंस के ना 4 पिलर्स होते हैं जिसको हमने इस कोर्स में बहुत डिटेल में बताया। एक होता है बजटिंग, बिकॉज़ बजटिंग से ना आपको आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन के बारे में पता चलता है। राइट, आपको पता चले, जैसे जीपीएस मैप होता है ना, तो वो आपकी करंट लोकेशन लेता है। राइट, तो करंट लोकेशन इज योर बजटिंग। राइट, और बजटिंग 2 प्रकार की होती है, इनकम एक्सपेंस होती है, एक एसेट लायबिलिटीज होती है। दोनों की बजटिंग होती है। राइट, एसेट लायबिलिटीज की भी हमने शीट बनाई, उस पर नेटवर्थ इंसान को क्लियरली पता चल जाती है। मेरे पास, मैं आई ओ दिस, आई ओन दिस, बहुत क्लियरली उसको आइडेंटिफाई हो जाता है। तो मैं कल मेरे एक फ्रेंड से मिला एंड हिज वाइफ सफर्ड किडनी स्टोन ओके, एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम शी वाज सफरिंग। तो जैसे वो हॉस्पिटल गए, शी वाज अंडर अ लॉट ऑफ पेन एंड हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो हॉस्पिटल का तो काम है भाई, वो तो उसने बिल पकड़ा दिया कि भाई तुम्हारे को 3 दिन रुकना पड़ेगा, और 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का कुछ उसने बिल बता दिया। तो उसने बोला कि यार ये तो गड़बड़ है। तो उसने फर्स्ट डे के बाद डिसाइड किया कि आई डोंट थिंक सो रुकना है, तो जस्ट हॉस्पिटल इज ट्राइंग टू टेक मनी फ्रॉम मी। रिपोर्ट का ही 3 दिन लेता है, 3 दिन तक रख रहा है। तो उसने बोला ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आज का बता दो। तो आज का 50,000 था। जैसे उसने मेडिक्लेम डाला तो बोलते तो लैप्स हो चुकी है, आपने तो प्रीमियम नहीं भरा। तो आपने प्रीमियम नहीं भरा तो ठीक है जी, ओके, हो गई गलती तो दे दी 50,000 रुपये। अब सोचो प्रीमियम कितना होता है इंश्योरेंस का, 5-10 लाख के इंश्योरेंस का मुश्किल से 10-12-15,000 रुपये का प्रीमियम होता है। टाइमली ना भरने की वजह से उसको फटका लग गया बहुत बड़ा। अभी खत्म नहीं हुई स्टोरी। नाउ ही कम्स बैक आफ्टर फ्यू डेज एंड ही टॉक्स टू हिज एडवाइजर एंड एडवाइजर सेज अरे मैं तो आपके पास आने ही वाला था, ये था वो था, चलो हम इसको रिन्यू कराते हैं, अब बेटर वाली लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो उसको दे दी। अब ले ली उसने, ठीक है। अब थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ गया क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी। अब जब वो गया अपने वापस, सेम इश्यू हुआ, उसकी वाइफ को किडनी स्टोन खत्म तो हुआ नहीं था। तो व्हेन ही वेंट, अब वो काफी कॉन्फिडेंट वाला, ठीक है यार अब तो बनेगा पैसा। सेम सिचुएशन हुई, पैसे वापस नहीं मिले। अब क्या प्रॉब्लम है? अब हो गई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आ गया था किडनी स्टोन। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में क्या होता है कि आपको एक 2 या 3 साल का विंडो होता है, तब तक आपको उस एग्जिस्टिंग डिजीज पे अगर कोई भी बीमारी हुई या उस वजह से आप ऑपरेशन के लिए गए हो तो आपको क्लेम नहीं मिलता। बट उसका एक एड ऑन होता है। अगर आप वो एड ऑन ले लो तो वो 3 साल का 2 साल का वेटिंग पीरियड जो होता है वो 0 भी हो जाता है। अब ये उसको पता नहीं है। कैसे हम जब मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, वो कहते हैं बर्गर कैसे, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। तो जैसे इंश्योरेंस में भी ऐसे ही होता है, एक बेस होता है, वो एड ऑन्स होते हैं, वो फ्राइज और कोक और बर्गर वो सब होता है, मतलब साइड की आइटम होती है। पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए सही नहीं है, व्हाट डू यू रिक्वायर। यहाँ पे एडवाइजर को जब पता था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो यू शुड हैव एडवाइज्ड। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एडवाइजर कितना भी अच्छा हो बुरा हो, एडवाइजर को भी शायद खुद को कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, काफी टाइम ये ऐसी सिचुएशन होती है। एज अ कंज्यूमर आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, क्या आप 5 मिनट नहीं दे सकते लर्निंग के लिए कि मेरे को एक हेल्थ इंश्योरेंस में क्या चीजें देखनी चाहिए। अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप गाड़ी रोड के ऑपोजिट साइड चला रहे हो, मतलब गलत साइड पे चला रहे हो और उल्टा चला रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका सर फट गया, सॉरी मतलब किसका सर फट गया, ठीक है, और वो हॉस्पिटल गया, FIR रिपोर्ट हो गई, सब कुछ हो गया, उसको क्लेम नहीं मिलेगा। लाइफ भी नहीं मिलेगा और कुछ लाइफ तो मिल जाएगा पर ये नहीं मिलेगा, हेल्थ नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज ही हैज ब्रोकन द लॉ, नेग्लिजेंस। यस। अब लोगों को नहीं पता ये बात, वो तो चला रहे हैं उल्टी साइड पे गाड़ी। मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें लोगों को नहीं पता है कि भाई इंश्योरेंस में क्या होता है, कितने तरह के एड ऑन्स होते हैं, कौन सा एड ऑन चाहिए। अच्छा लोग है ना थोड़ा सा वैनिटी में आ जाते हैं, बोलते हैं वो एयर एम्बुलेंस का एड ऑन ले लेंगे। अबे क्यों लोगे, तुम बॉम्बे में हो यार, अगर तुम बॉम्बे में हो और तुम एयर एम्बुलेंस क्यों लोगे, तुम अगर छोटी जगह पे तो एयर एम्बुलेंस लोगे, या फिर आपका ऐसा कोई स्पोर्ट्स है, आप ट्रैकिंग करते हो, आप रोइंग करते हो, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत जाना चाहते हो, तो जरूरत पड़ सकती है, कहीं का पहाड़ चढ़ रहे थे, कुछ गिर गए तो टांग वांग टूट गई। सो पीपल आर अनअवेयर, और ये सारी चीजें हमने अपने मॉड्यूल्स में डिटेल में, व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स, व्हाट आर द एड ऑन्स, कौन सा कब लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें बता दी हैं। अब उसके बाद देखिए बायर बीवेयर का गेम है, आप बायर होना, आपको बिवेयर तो होना पड़ेगा। और पॉलिसी लेनी किसको चाहिए? देखो उसके भी पूरी एक थीसिस है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस में हमने एक मॉड्यूल दिया है पूरा, जिसमें हमने बताया कि कैसे आप अपना एग्जैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कितना कैलकुलेट कर सकते हो। इंश्योरेंस कैसे आते हो, ब्रोकर आके बोलेंगे अच्छा आपकी तंखा कितनी है, आप बोलोगे 10 लाख रुपए साल की, मतलब तेरे अभी तो यंग है तो 10 लाख इंटू 30 3 करोड़ ले लें, दैट इज द मैक्सिमम। बट डू यू रियली रिक्वायर दैट? मैं तो कहता हूं बहुत सारे केसेस में आपको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अभी आपके को-फाउंडर से मेरी सुबह बात चल रही थी, बोला मैंने बोलता ना मेरे पे कोई लायबिलिटी, ना मेरी शादी हुई है, ना ये हुआ है, मेरा ठीक ठाक इक्विटी का बेस है, मैंने तेरे को इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं। करेक्ट। इवन इफ आई एम द एडवाइजर आई विल से नहीं चाहिए भाई, जब नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज मुझे आपको चिपकाना है या कुछ करना है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। मतलब मुझे भी ये लगता है कि मेरे डिपेंडेंट्स नहीं है,
और मेनली इंश्योरेंस होता है इसीलिए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे डिपेंडेंट्स को एक लमसम अमाउंट मिल जाए। यस, पर मेरे आज कोई डिपेंडेंट ही नहीं है और मुझे नहीं लग रहा कि होने वाले, फॉर एग्जांपल इन दैट केस, तो मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल। मतलब इफ समथिंग हैपेंस टू मी देयर इज नो डिपेंडेंट ओनली, तो बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर क्यों लेना फिर चाहिए? क्यों लेना चाहिए? सही कह रहे हो। अगर आपके, और हमने उसका पूरा मॉड्यूल दिया, उसका हमारा फ्रेमवर्क है, लाइफ करके फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप बैठ के कैलकुलेट कर सकते थोड़ा हो। आई नो कोर्स में, बट आप थोड़ा लाइफ हाँ श्योर, को देखिए लाइफ break का मतलब करोगे। है कि एल मतलब लायबिलिटीज, आपके ऊपर Okay. क्या किस तरह की लायबिलिटीज है। करेक्ट, आई मतलब आपके जाने के बाद आप कितनी इनकम चाहते हो फैमिली के लिए। राइट। एफ मतलब आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई, मतलब जो आपके जाने के बाद आप नहीं फुलफिल कर पाओगे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये मतलब इमरजेंसी, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी। Right. इसका जब आप सम अप करते हो कि भाई मेरे पास कितनी लायबिलिटी है, मेरे बच्चों के लिए कितनी इनकम चाहिए, मेरे फ्यूचर गोल्स, उनकी पढ़ाई का कितना है, और मेरे को इमरजेंसी के लिए कितना फंड चाहिए, ये जब आप क्यूमुलेट करते हो माइनस जो भी आपके पास इस टाइम पे असेट्स हैं, आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देता है कि भाई इतनी आपको 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख, 2 जो भी करोड़, है। 2.5 करोड़, 4 करोड़, जो नंबर निकल रहा है, करेक्ट। दैट्स इट, हो गया काम। तो बेसिकली अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। इट इज अ पर्सनल थिंग, एब्सोल्युटली। इट इज नो, कोई जो है ना बिल्कुल स्टैंडर्ड रूल्स आप मत लगाइए। काफी लोग, मैं आपको बताता हूं, जैसे बोलते हैं कि यंग लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं इक्विटी मार्केट में। कुणाल भाई आप कितने, 25 साल के हो? 28। 28 साल के हो, ठीक है, और मैं 40 का हूं। आइडियली आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो मेरे से, ठीक है। तो आपने जो है, आप पर अब आपका गोल जो है वो 6 साल बाद है, मेरा गोल 20 साल बाद है, Right. तो मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं। नहीं तो लोग है ना बड़ा सिंपल सा, 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी, कि 100 में से भाई साहब की 28 साल की उम्र है तो 72% आप आपको इक्विटी बनाना है। ये क्या फालतू रूल है यार। दिस इज समथिंग व्हिच यू डोंट यूज, बिकॉज अगेन एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट कंडीशन। हाँ, रूल क्या होता है? रूल ऑफ डबलिंग, 72 डिवाइडेड बाय, वो अब वो मैथ है, राइट, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन पर्सन, वो प्योर मैथमेटिक्स है, तो वो रूल चलता है, समझ आती है बात। और उससे समझ भी आता है कंपाउंडिंग का पावर क्या है। करेक्ट। आपने बीच में रिटायरमेंट का बात किया, तो रिटायरमेंट में आजकल पेरेंट्स जितने से मैं बात करता हूँ ना, तो पहले केस में ऐसा था कि दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द चिल्ड्रन, कि ठीक है हम जो कमा रहे हैं वो खर्च देते हैं, हमारी जब बारी आएगी रिटायर होने की तो तो हमारे ध्यान बच्चे रखेंगे। रखेंगे हमारा ध्यान। तो बच्चों को बेसिकली एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह भी ट्रीट किया जाता है इन दैट केस। तो बट आजकल थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम लोग हमारा कॉर्पस खुद बिल्ड करेंगे रिटायरमेंट के लिए। मतलब उनका थिंकिंग बहुत अच्छा है कि हमको बर्डन नहीं बनना है फाइनेंशियली ऑन आवर चिल्ड्रन, हम लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट खुद मैनेज कर लेंगे और बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। तो वो कैसे कैटर हो सकता है? थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग, थ्रू प्रॉपर अटेंशन बीइंग पेड टू योर फाइनेंसेस, योर पर्सनल फाइनेंसेस। देखिए, आपने सही बात करी कि 51% ऑफ पीपल टुडे हैव नो रिटायरमेंट फंड्स, जो रिटायर हो चुके हैं। ओके, यानी ऑलमोस्ट हर 2 में से एक व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों पे निर्भर है। अब जब आप बच्चों पे निर्भर हो जाते हो, बहुत उम्र ज्यादा हो जाती है, तो यू नो हाउ किड्स ट्रीट, सम विल ट्रीट वेरी वेल, नो डाउट, बट सम मे ट्रीट नॉट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। बागबान। हाँ, बागबान हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, शादियां हो सकती हैं, सब कुछ, बहुत कुछ निकल के आ सकता है उस टाइम। सो माय पॉइंट इज कि जब भी आप जैसे मैंने इनके मैडम की, आपने मेरे को सिचुएशन बताई, तो एट दैट टाइम वी रियलाइज कि शी इज वेरी यंग एंड शी कैन प्लान टुडे, और बाय द टाइम शी इज 46, मे बी नॉट इवन रिटायर्ड, एंड शी हैज 10 करोड़ ऑफ कॉर्पस इन हर अकाउंट। ये ना लोग है ना लॉन्ग टर्म में समझ ही नहीं पाते कि कितनी बड़ी पावर है कंपाउंडिंग की। हमने देखा कि 3 करोड़ रुपए उन्होंने निवेश किया था और 10 करोड़ रुपए वो बन गया, ओवर दैट ऑल्सो ओवर सो मेनी ईयर्स, और दैट ऑल्सो स्टेप अप। ऐसा नहीं कि आज से ही ज्यादा निवेश कर रहे हैं। तो यानी आप धीरे धीरे निवेश करके भी, स्टेप अप्स करके भी, डिसिप्लिन मैनर से भी अपने लिए एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। करेक्ट। सिंस अभी अपन ने रिटायरमेंट का डिस्कस किया, तो एक और केस स्टडी है, अगेन एक लेडी की है जो रिटायरमेंट एज टच करने वाली है। शी इज 55 राइट नाउ। इसको हम एक्सेल में नहीं लेते हैं, वर्बली डिस्कस करते हैं कि कैसे। सो मैं आपको पूरा प्रोफाइल बताता हूँ। शी इज अ फीमेल, शी लिव्स अलोन, शी इज सेपरेटेड। ओके, her age is 55 as I mentioned. Current salary is 3 lakh a month. So since she has been working for a while, तो 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। टोटल उनके पास फंड अभी इतना नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है इन्वेस्टेड फंड्स। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी 2 घर ले रखे, एक 6 करोड़ का घर है और एक 2 करोड़ का घर है, ओन्ड, कंप्लीटली ओन्ड, नो EMIs। एंड उनके 2-3 गोल्स है। एक है अगेन सिमिलरली टू द प्रीवियस केस, इनको भी लैविश वेकेशंस चाहिए एवरी ईयर। सो 5-6 लाख 7 लाख का खर्चा वहाँ होगा। और उनको आज 55 है उनकी एज, 58 की एज पे उनको रिटायर होना है। ओके, सो दैट इज 3 years फ्रॉम नाउ। तो मुझे पर्सनली लगा इट्स अ वेरी टफ जर्नी, या फिर इट्स अ वेरी टफ केस स्टडी, बिकॉज करंट कॉर्पस कुछ भी नहीं है। तो रिटायर होना है, उसके लिए कॉर्पस बनना पड़ेगा, तभी आप उसमें से SWP या फिर कोई मेथड से आप
उसको वर्कआउट कर पाओगे। तो इस पर्टिकुलर केस में इफ यू वर एज एन एडवाइजर तो आप क्या करते हैं? इनका 2 घर जो हैं वो कितने वैल्यू के हैं टोटल 6 + 2 8, और रहती किस में है? 6 वाले में। अच्छा, ठीक। ओके, सो 2 वाला अवेलेबल है अपने पास। राइट। तो ऑब्वियसली 2 वाले का रेंटल तो बहुत ही कमजोर होगा। Correct. आई एम अज्यूमिंग कि रेंटल वुड बी इन द रेंज ऑफ 20,000 और 30,000 अ मंथ एट बेस्ट। 6 लाख महीना, 6 लाख साल का मैक्स आएगा। हाँ, मैक्स आएगा, तो उससे ज्यादा तो होने नहीं वाला, तो विच इज 40-50,000 अ मंथ प्लस मेंटेनेंस एंड वो सब Right. जाएगा। आई थिंक शी शुड लिक्विडेट दैट 2 करोड़ रुपए हाउस। ओके 2 करोड़ रुपए का हाउस लिक्विडेट करके उसको हम 2-3 फंड्स में डाल सकते हैं आज के आज। ओके फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा पैसा 20-30% हम स्मॉल एंड मिड कैप में डाल सकते हैं, ओके और थोड़ा पैसा हम इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, और ज्यादा पैसा हम हाइब्रिड में डाल सकते हैं। ओके So let's say hybrid would stay at around about 60-65%. Oh. 20 odd percent would be small and mid cap kind of funds. और जो बचा हुआ पैसा है उसको थोड़ा सा हम इंडेक्स और थोड़ा डेट में डाल देते हैं, डेट Okay. या गोल्ड, मतलब whichever Okay. suits her more. अब हम क्या करेंगे, हम स्मॉल एंड मिड कैप को नहीं छुएंगे, ओके वी विल लेट इट कंपाउंड। ओके ठीक है, हम क्या करेंगे, हम डेट में से धीरे धीरे पैसा विड्रॉ करना चालू करेंगे 3 साल बाद। ओके 3 साल तक अब हम कुछ नहीं करेंगे। करेक्ट ठीक है, वो 2 करोड़ का घर था, वो भी पड़ा हुआ था, ये भी पड़ा हुआ है। राइट But she doesn't have a house now, she doesn't have a headache. She's maintaining her life right now. राइट अभी तो वो चल ही रही है, 3 साल काम करेंगी, 3 साल काम करेंगी, मैं अज्यूम करता हूँ वो एक भी रुपया नहीं बचा पाएंगी। अभी भी जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। अगर वो इतने सालों में नहीं बचा पाई तो उम्मीद कम है कि वो बचा ही पाएंगे आगे जाके। अब ये 2 करोड़ अगर ठीक ठाक चला तो आई एम अज्यूमिंग that this money would be in the range of 2.6-2.7 crores by the time she retires. करेक्ट ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर भी हम स्मॉल और मिड कैप को नहीं छुएंगे। हम बचे हुए कॉर्पस में से इनको जितना पैसा लाना है हम 0.5% पर मंथ के हिसाब से लाना देना चालू कर तो दो। 1.5 करोड़ जितना बचा मेरे पास स्मॉल मिड को आपको हटा देता हूँ। हाँ, ओके 1.5 नहीं, 260 हो गया ना, तो अभी शायद उधर भी 2 बचा होगा, 2-2.25 Okay, बचा right, होगा। right. हाँ, क्योंकि बढ़ चुका है। राइट अब वहां से हम 1.25 लाख रुपए की महीने की स्ट्रीम बना देंगे Correct. इनकी। बचा हुआ पैसा फिर भी कंपाउंड कर रहा है, स्मॉल कैप फिर भी कंपाउंड कर रहा है। अगर हमने स्मॉल कैप में शुरू में 40 लाख रुपए डाला है और ये 20 साल चल गया, तो 20 साल में अगर मैं इसको ये मानता हूं कि ये हर 5 साल में डबल हो रहा है, तो ये 4 बार डबल हो जाएगा। तो 4 बार डबल होगा तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा, ये 40 लाख ही 6 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। इसको छूने की जरूरत नहीं अगले 20 साल। ओके तो ये 40 लाख बन जाएगा 6 करोड़ 40 लाख रुपए, एंड देन शी कैन टिल दैट टाइम शी कैन कंज्यूम दैट मनी। वंस दिस मनी कम्स 6.4 करोड़, उसके बाद वो जिंदगी भर इसको खाएगा। ओके गॉट इट। सो बेसिकली वो बाकी का जो मेरा कॉर्पस है वो मैं एक तरीके से 20 साल में खा जाऊंगा, कंज्यूम कर लूंगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दूंगा। पर ये 40 लाख जो है जिसको मैंने 20 साल दे दिया कंपाउंड होने को, इट विल कंपाउंड 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स इज 2 to 4 which is 16, और 16 into 40 lakhs is around about 6.4 crores। तो give or take 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी उस टाइम बनेगा, which will be enough to take care of the next whatever time she lives। and जो उसका वो रिक्वायरमेंट था कि महीने का 2 लाख रुपए 1.5 लाख 2 लाख चाहिए उनको, वो आ जाएगा इसमें। प्लस शी विल रिटेन हर बिग हाउस, एंड दिस इज हैपनिंग विदाउट सैक्रिफाइसिंग अ लाइफस्टाइल। दैट्स आई थिंक बहुत ही बढ़िया। मेरे को लगा शायद सबसे पहले आपका जो रिकमेंडेशन आएगा इसमें, गिवन आपके इतने वीडियोस मैंने देखे कि 6 और 8 6 और 2 दोनों घर बेच दें और देखिए क्या हर और जगह रेंट पे लग जाएंगे। लाइफस्टाइल सिचुएशंस अलग होती हैं, एंड मैं ये मानता हूं कि किसी को ना बहुत ज्यादा हिलाना नहीं चाहिए उसके लाइफस्टाइल से। एंड प्लस समबडी हु इज ऑलरेडी एट द एज ऑफ 54-55, I don't think so that that person should be shaken a lot. Right. तो let them enjoy their house, no problem। उन्होंने बहुत मुश्किल से क्रिएट भी किया होगा। एंड कॉन्ट्रारी हम लोग जब बात करते हैं कोई 55 ईयर ओल्ड का अगर हमारे पास आके एडवाइस लेगा तो सबसे पहले हम लोग यही कहते हैं कि स्मॉल मिड कैप टच ही मत करना क्योंकि आपका रिटायरमेंट आ गया। बट यहाँ पे हमने स्मॉल मिड कैप को भी इतना स्मार्टली यूज किया ताकि उनका कॉर्पस खत्म ही नहीं हो और बाकी कॉर्पस से उनका मीट हो जाए। सो आई थिंक ये वंडरफुल एडवाइस हो गई फॉर हर, और तभी बहुत पर्सनल है ये चीजें और लोग इसलिए कहते हैं कि व्हाई इट इज पर्सनल। एंड सी यू हैव टू लुक एट द पावर ऑफ कंपाउंड। एंड हम लोग क्या, जब हम IRRs निकालते हैं, कंपाउंडिंग निकालते हैं, हम बास्केट बेस्ड निकालते हैं, मतलब पूरे का पूरा निकालते हैं। आप ऐसे मत देखो, फ्रैक्शनलाइज कर दो। मैंने स्मॉल एंड मिड कैप डाला, इसको छोड़ दिया, इसको देखना ही नहीं है मुझे, तो आप सोचो 40 लाख रुपया 6.5 करोड़ रुपया बन जाएगा। 6.5 नहीं बनेगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, 14% का रिटर्न नहीं आएगा, 13 का आ जाएगा, 12 का आ जाएगा। बट लुक एट द पॉसिबिलिटी एंड द फैक्ट दैट ओवर दैट टाइम शी इज स्टिल एबल टू ईट आउट, और फिर भी वो 6 करोड़ के साथ बचा होगा पैसा। तो ये मैजिक हम क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल सजेशन। मेरे को कभी बनाना होगा मेरा तो डेफिनेटली वापस हम डिस्कस आप कोर्स देख लेना यार, आपको तो आपके तो प्लेटफॉर्म पे ही कोर्स आ रहा है। ऑफ कैमरा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा ये डेफिनेटली। ये आपको कितने हद तक लगता है कि सबको ये चीज का नॉलेज और ज्ञान होना चाहिए रिगार्डिंग देयर फाइनेंसेस, और कैसे उनके कॉर्पस से भी वो अपना लाइफस्टाइल सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं? हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस?
देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ हम्म। और मेरे पास एंटरप्रेन्योर्स आते हैं एसएमईज चलाते हुए, एंड दे आल्सो आस्क मी क्वाइट सिमिलर क्वेश्चन कि सर हमें तो फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं बोलता देखो फाइनेंस की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप राइट क्वेश्चनिंग कर सको, करेक्ट। बस। मैं देखिए कोई व्यक्ति, अब आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग और द अदर गर्ल मे बी शी वाज डूइंग समथिंग, उनका कोर काम है फाइनेंस, उनका कोर काम नहीं है, पर इतना फाइनेंशियल नॉलेज लो कि अगर एक कंसल्टेंट आपके सामने बैठे तो आप 4 सवाल पूछ सकते हो। करेक्ट। मेरे को एक बार एक लेडी ने पूछा कि संजय सर हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड फाइनेंशियल प्लानर, मतलब दिस इज $1 million क्वेश्चन। आंसर यहाँ पे ही बता दो सर इसका। चलो ठीक है भाई, पहले एक काम करो, फटाफट सब्सक्राइब कर देते हैं। मेरे चैनल को भी कर दो। ओके, तो देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, फाइनेंशियल प्लानर का काम होता है, ही इज योर सारथी, वो आपका कृष्ण है, ठीक है, जैसे सारथी कृष्ण हमारे अर्जुन के वो आपका कृष्ण बनने वाला है। सबसे पहला, अगर आपसे कोई भी एडवाइजर आपके गोल्स के बारे में नहीं बात करता तो ही इज नॉट अ गुड एडवाइजर। इफ somebody is not checking your current situation, he is not a good advisor. कुछ लोग आते ना, पहले ही आएंगे, कुणाल ने बोला अरे यार मेरे को ना थोड़ा पैसा डालना है, एक काम कर तू फटाफट इतना म्यूचुअल वो खरीद ले, स्मॉल कैप खरीद ले, इतना ये खरीद ले, इतना ये खरीद। ही इज एन इडियट, उसको नहीं आता, ठीक है। ही शुड आस्क यू व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस टुडे, व्हाट आर योर बजट्स, आप क्या चाहते हो, जिस तरह हमने देखा गोल्स देखे, गोल्स के अराउंड बात करें, एंड ही शुड बी वन पर्सन हु शुड नॉट ओवर कमिट टू यू। वो बोलना चाहिए कि सर इक्विटी मार्केट है, 12 से 13% का रिटर्न बनेगा बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, उससे ऊपर मिला भगवान की कृपा आपकी, ठीक है, दैट इज सेपरेट, उसको फैक्टर मत करो। जो इस तरह के आपसे बात करे, लॉजिकल बात करे, गलत सपने ना दिखाए, बिकॉज आप है ना, अब मैं इन लेडी को जिनको आपने एडवाइस दिलाई, अब ये 20 साल बाद अगर मेरी कोई एडवाइस गलत गई तो मेरे को 20 साल बाद भी गाली पड़ेगी, करेक्ट, ठीक है, मेरे को 20 साल बाद धोएंगी वो कि अरे नहीं यार वो एक आदमी का सुन लिया था मैंने अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे और देखो क्या हो गया मेरे साथ। तो आपको भी पड़ेगी, मेरे को भी पड़ेगी, दोनों को पड़ेगी, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू बी वेरी कंजर्वेटिव कि भाई इतना ही रिस्क लो ना, 2 करोड़ में से पूरा मत लो, 40 लाख का ले लो, इतना समझ आता है, आप लोग भी अफोर्ड कर सकते हो। तो दीज काइंड ऑफ लॉजिक्स इफ द फाइनेंशियल प्लानर इज डिस्कसिंग विद यू, ही इज टॉकिंग अबाउट योर गोल्स, वो आपके एग्जिस्टिंग सिचुएशंस, नेटवर्थ, एंड ही टेक्स द फैमिली अलोंग, वाइफ को भी साथ में लेता है, बच्चों को भी, इन केस यू आर हैविंग अ फैमिली, तो वाइफ को भी लेता है, बच्चों को भी लेता है, पेरेंट्स को भी लेता है, एंड ही मेक्स अ होलिस्टिक डिसीजन कीपिंग एवरीबॉडीज इंटरेस्ट इन माइंड। ही इज द परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानर। और इससे पूरे प्लानिंग बजटिंग में टैक्सेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? देखिए टैक्सेशन मुझे ऐसा लगता है अगले 2-3 साल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बचेगा ही नहीं, बिकॉज अभी तक था जैसे आप कौन सी पॉलिसी लोगे तो कितना 80C में बेनिफिट आएगा। निर्मला सीतारमन जी ने इस बार कह दिया कि 2/3 लोग ऑलरेडी न्यू रिजीम पे शिफ्ट कर चुके हैं, एंड देयर इज अ वेरी बिग चांस कि अगले साल तक तो डीटीसी आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा, तो जिस दिन डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया तो वैसे ही बंद हो जाएगा। क्या होता है सर DTC? सो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कोड इज, आज तक है ना 1956 में ये लिखा गया था, इनकम टैक्स एक्ट केम इन 1956, उसके बाद से जो भी हुआ अमेंडमेंट्स हुई हैं, राइट, दिस इज द फर्स्ट टाइम द एंटायर टैक्स कोड इज बीइंग रिटन इन अ डिफरेंट मैनर। पूरा टैक्स को स्क्रैप करके पूरा नए तरीके से लिखा जा रहा है। तो जो भी वो ड्रैकोनियन लॉज थे या फिर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस थी, वो एचआरए वाली कैलकुलेशन आपको पता ही है, वो 40%, 50% मेट्रो, नॉन मेट्रो, हाफ, 10% ऑफ बेसिक, साला दिमाग ऐसे लगता है कोई मैथ का प्रॉब्लम दे दिया, लोअर ऑफ बोथ, हाँ 12वीं तक कक्षा का कोई मैथ का प्रॉब्लम दे दिया वो अपने को कि सॉल्व करो बैठ के, एंड पीपल आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज दैट। मेरे को तो आज तक सॉफ्टवेयर ही बताया कि कितना आप कर सकते हो, तो वही तो कह रहा हूं ना आप, तो, वो हाँ, इंटेलिजेंट पीपल क्रिएटेड अ एक्सेल शीट फॉर दैट और सॉफ्टवेयर फॉर दैट। तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years एवरीथिंग विल बी, नो आर्बिट्राज विल बी देयर ऑन टैक्स। आपका टैक्स का नॉलेज बहुत ज्यादा होने से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज सारे जितने डेबिट्स होते हैं, मतलब जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो टेकन अवे हो जाएंगे। कुछ स्टैंडर्ड बेनिफिट्स होंगे, वो इतने स्टैंडर्ड होंगे कि कोई नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपको लगा के दे देगा, और हर किसी के लिए होंगे वो, और वो सबके लिए होंगे, फ्लैट होगा वो, मतलब जस्ट स्लैब्स अलग हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। और कैपिटल गेन्स को लेके देखिए मैं जो ट्रेंड पे गवर्नमेंट जा रही है मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ, मुझे लगता है एक आधी बार और ठोक देंगे ये मतलब एटलीस्ट शॉर्ट टर्म को तो ले आएंगे इनकम पे, हो सकता है लॉन्ग टर्म को 20% के आसपास ले जाए। और थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन ये जो टैक्सेशन की वजह से इतने लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, विल वी हैव एन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस? देखिए बिल्कुल होगा, बिकॉज क्या है कि आपके लोग जो जा रहे हैं ना वो रियल वैल्यू क्रिएटर्स थे, राइट, और जो रह जाते हैं वो उतने बड़े वैल्यू क्रिएटर्स नहीं है, ठीक है। आज हम हमारा देश में 80 करोड़ पीपल आर हैविंग फ्री फूड, 80 करोड़ लोगों को, जब से कोविड हुआ था तो कोविड के बाद से वो बंद ही नहीं हुआ, तो अभी भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिल रहा है। तो वो कैसे मिलेगा? वो आपके और मेरे जैसे लोगों से ही टैक्स वसूल के होगा। आई एम नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, उनकी भी सिचुएशन ऐसी ही है कि उनको भी लोगों को फीड करना, नहीं तो अनार्की हो जाएगी नीचे। बट एट द एंड ऑफ द डे बोझ तो बोले, अच्छा फिर उसके पास जो है ही सो रिच, ही हैज एन ऑप्शन। किसी के पास अगर $2 मिलियन, $4 मिलियन, $5 मिलियन की नेटवर्थ है,
या उससे ज्यादा किए तो ही हैज एन ऑप्शन कि ठीक है मैं जाता हूँ उधर बैठ जाता हूँ, अपने एटलीस्ट गुड लाइफ लीजूंगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हो जहाँ पे जीरो टैक्स जीरो टैक्स है, पूरा यूएई है, ये सब है। दो वहां पे भी कॉर्पोरेट टैक्सेस और वैट और ये सब इंट्रोड्यूस हुआ है, बट अगेन टू द एक्सटेंट ऑफ आवर कंट्री इट इज नॉट देयर। तो ये तो एक ब्रेन ड्रेन है, बहुत मैसिव लॉस है भारत के लिए, नो डाउट अबाउट इट। बिफोर वी एंड, एक स्टैंडर्डाइज्ड एडवाइस ऑन पर्सनल फाइनेंस जो आप देना चाहो हमारी ऑडियंस को। नेवर गो स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब आई थिंक दैट्स द मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड एडवाइस आई कैन गिव एवरीवन कि भैया बिल्कुल स्टैंडर्डाइज मत जाओ। हैव अ स्पेसिफिक गोल फॉर योरसेल्फ, हैव अ स्पेसिफिक एडवाइजर फॉर योरसेल्फ। इफ यू हैव डॉक्टर्स फॉर योर हेल्थ, यू शुड हैव एडवाइजर्स फॉर योर फाइनेंस। मेरे को मत लो, किसी को मत लो, पर एक ऐसे व्यक्ति को लो जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों से वो बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आ सकता है। तो पैसे की बात है ना, स्ट्रेट अवे बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आ सकता है। और मेरे ख्याल से एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, आपको कोई अगर कोई पॉलिसी दे रहा है, बता रहा है, तो जानो कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर एडवाइस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन को जरूर इवैल्यूएट करना चाहिए कि जैसे एमएफडीज में भी यही होता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो, मैंने देखा है बहुत लोगों के जो आते हैं मेरे पास पोर्टफोलियो भेजते हैं बेचारे कि सर ये ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कोई जू बना के रख दिया है कि जैसे ना ये भी बंदर भी है, शेर भी है, हाथी भी है, वो हर एनएफओ में, हर नई पॉलिसी में, क्योंकि उनको शायद उस टाइम ज्यादा एडवांटेज मिल रहा हो। और आपको मैं बताता हूँ कितने भी लोगों को म्यूचुअल फंड का क्यूमुलेटिव, मैं उनसे इतना पूछ लूं ना कि तुम्हारे पूरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कितना है, नहीं पता, बिकॉज इवन स्मॉल कैप फंड्स का बड़ा एलोकेशन लार्ज कैप होता है, बिकॉज स्मॉल कैप में इतना वॉल्यूम ही नहीं है ना। आज इतने लाखों करोड़ का पैसा आ रहा है, इतना वॉल्यूम है नहीं। क्वाड स्मॉल कैप सब बोलते हैं कि वो रिलायंस सबसे बड़ा होल्डिंग है, रिलायंस और एचडीएफसी सबसे बड़ा होल्डिंग है। तो क्यों करे बच्चा, उसको भी लिक्विडिटी चाहिए, उसको भी कहीं निवेश करके पैसा तो कमाना है ना, बिकॉज किसी दिन विड्रॉल आएंगे तो दे शुड बी एबल टू सेल, दैट्स देयर प्रोटेक्शन, राइट। वो उनका वो है, क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आपके साथ जब भी बात करते हैं हमको कोई ना कोई नई इनसाइट मिलती है। और हमारे साथ संजय सर पिछले 5 दिन से है, हमने 1-2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक कोर्स रिकॉर्ड किया ऑन पर्सनल फाइनेंस। वो कोर्स जब हमारा जो कैमरामैन था जो शूट भी कर रहा था ना, उस समय वो अपना नोटबुक लेके बैठा था कि जो बोल रहे हैं वो चीज़ को मैं साथ में नोट डाउन करूँ। सो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द कोर्स ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द रॉ फाइल्स ऑफ द कोर्स। तो जब वो बन के कोर्स पूरा लाइव होगा, आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों को वैल्यू ड्राइव होगा। संजय मुझे खुद 5 बार बोल चुके हैं कि ये कोर्स अगर कुणाल पूरा किसी ने देख लिया ना तो उसके व्यारे हो जाएंगे। व्यारे ही वर्ड था सर वो, वारे न्यारे हो जाएंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे। सो प्लीज गो एंड वॉच द कोर्स इफ दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉर। आपको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो आपको हेल्प कर सके आपके पर्सनल फाइनेंसेस को बेटर करने में, सो प्लीज गो एंड वॉच आउट द कोर्स। एंड आई थिंक इसको पढ़ाने के लिए संजय सर से बेटर कोई सर हो नहीं सकता था। थैंक यू सो मच। एंड एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आपके फैमिली डिनर से सस्ता रखा है हमने। तो आपके फैमिली डिनर पे आप फाइनेंस की बात करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आपके एक फैमिली डिनर से इसको हमने बहुत रीजनेबल रखा है, बिकॉज इट इज माई एंडेवर ऑल्सो टू एंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स फाइनेंशियल नॉलेज। हम जो भी लेते हैं, फीस लेते हैं, वो इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ योर सीरियसनेस एंड टू टेक केयर ऑफ आवर कॉस्ट्स, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, सो वो रखना पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ एक ही एंडेवर था कि आप लोग इतने सक्षम बन जाइए कि अपने एडवाइजर से सवाल पूछिए, राइट सवाल पूछिए और राइट चीज खरीदिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।